नमस्ते दोस्तों। हाँ, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम अपनी इस श्रृंखला में प्रतिदिन एक नए पाठ की वीडियो पढ़ रहे हैं। तो अब जो है स्तर हमारा थोड़ा बढ़ने वाला है और उस स्तर के अनुसार ही हम अपनी स्टडी को भी बढ़ाएंगे और थोड़े से स्तर को सरल से कठिन की ओर हम पढ़ेंगे। सिद्धांत शिक्षण का आप लोग जानते होंगे, पेडागोजी में है ना। तो इस तरीके से अब हम इसको पढ़ेंगे और अब मैंने सोचा है कि बीच में, कक्षा के बीच में ही कहीं पर मैं आपसे एक साक्षात्कार से संबंधित, जो कि इंटरव्यू में एक संभावित प्रश्न हो सकता है, जो कि पेडागोजिकल कंसर्न हो सकता है, उसके लिए आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूं जिसके उत्तर आप लोग जरूर दें। आप क्या सोचते हैं उस प्रश्न को लेकर के? क्योंकि इंटरव्यू आप लोग जानते ही हैं कि सबके अपने व्यक्तिगत विचार अलग अलग हो सकते हैं, है ना। सैद्धांतिक चीजें एक ही रहेंगी लेकिन विचार अलग अलग हो सकते हैं, किसी चीज को सोचने का विचार अलग हो सकता है। इंटरव्यू में यही वो लोग जानना चाहते हैं। तो उस तरीके का प्रश्न मैं एक बीच में जरूर रखूंगा, आप लोग उसके उत्तर के रूप में जो भी आपके विचार हो जरूर कमेंट्स में जरूर लिखिए। और जो मुझे विचार अच्छा लगेगा उसको मैं इस क्लास होने से शुरू से पहले अगले दिन की क्लास में उसको मैं मेंशन जरूर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसमें और सोच सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। तो अधिक समय ना लेते हुए हम लोग सीधा चलते हैं कक्षा में, अपनी स्लाइड पर चलते हैं और कक्षा को शुरू करते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों, और प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए। बार बार यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, पढ़ाई ही आपको करनी है। अन्य विषयों को भी समय दीजिए, संस्कृत को भी समय दीजिए। संस्कृत के 100 प्रश्न हैं, हिंदी के 10 प्रश्न हैं, 110 प्रश्न हैं। इनको मैं संपूर्ण संभावित प्रश्नों को लेकर के मैं पूरा ही करवाऊंगा, ऐसा मैंने बिल्कुल आपके साथ हूं। अन्य प्रश्नों के लिए पेडागोजिकल कंसर्न है, उसमें जो महत्वपूर्ण कोई टॉपिक हैं उनको अगर मैं डिस्कस कर पाया, इंस्ट्रूमेंट मेरे पास लाइव के लिए आ गए तो मैं उन पे भी डिस्कस करूंगा, लाइव सेशन भी हम लोग लेंगे। तो आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए और लोगों को थोड़ा सा लोगों को भी जोड़िए और आप लोग मेहनत करिए। आपसे यही आग्रह है, केंद्रीय विद्यालय आप जैसे शिक्षकों की अपेक्षा करता है और आप सब शिक्षक बनकर के आए, यही एकमात्र उद्देश्य है। चलिए, तो अब हम लोग अपनी कक्षा में चलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। पाठस्य नाम अस्ति समुद्र तटः। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के पाठ का नाम है समुद्र तटः। देखिए, अब हमारे पाठ दर पाठ अब हमारा स्तर जो है बढ़ता जाएगा। अब हमें थोड़ा सा जो है बेसिक से एडवांस की तरफ थोड़ा हमें चलना होगा। तो वो सारी चीजें हम करते हुए चल ही रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। पाठ जो है, अब सारे जो पाठ हैं उनमें कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। उस पाठ का एक ना एक उद्देश्य रहेगा, आपको वो पाठ क्या सिखाना चाहता है। या तो साहित्यात्मक, भावबोधात्मक चीजें आपको सिखाना चाहता है वो, है ना। ठीक है, जैसे हमने कल देखा पर्यावरण से संबंधित पाठ था, वृक्षाः, भावबोध भी हुआ और विभक्ति वगैरह जो भी है, व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी हमने देखी थी। उसमें एक व्याकरण में भी अब ना थोड़ा सा क्लासिफिकेशन रहेगा ना, क्लासिफिकेशन रहेगा। जैसे इस अब जो हम पाठ पढ़ेंगे समुद्र तटः, इस पाठ को हम तृतीया और चतुर्थी विभक्ति पर आधारित पाठ समझेंगे, है ना। हमने इस पाठ से तृतीया और चतुर्थी विभक्ति को सीखना है ना। और पर्यटन के बारे में भी सीखना है, भावबोध भी होगा। तृतीया चतुर्थी के रूप में व्याकरणात्मक चीज में सीख रहे हैं हम, और पर्यटन के रूप में, घूमने की प्रवृत्ति के रूप में भावबोध भी सीखेंगे हम। तो ये दोनों चीजों पे हम इस पाठ में फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, पाठ शुरू करने से पहले मैंने बताया आपको कि हम हमेशा पाठ शुरू करने से पहले हम हमेशा दो प्रश्न रखेंगे। टारगेट है ये, है ना। प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबम, समास बताएंगे इसमें, ठीक है। और प्रयास करिए विग्रह अगर बता पाए तो। समास का नाम जरूर बताइए जितना। देखिए, हमें क्या पूछेगा केंद्रीय विद्यालय, केवीएस क्या पूछेगा हमसे, संधि पूछेगा, है ना, समास पूछेगा और कारक पूछेगा।
और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रत्यय हैं वही पूछेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर कोई शब्द में आपको प्रत्यय नहीं बताया गया है तो आप निश्चिंत रहिए, वो आपके पाठ में नहीं है। इवन अभी तक मैंने आपको कुछ अतिरिक्त प्रत्यय ही बता दिए हैं। मैं प्रयास करूंगा ऐसे अतिरिक्त प्रत्यय आपको ना बताया जाए जिनकी आवश्यकता नहीं है, क्यों एक्स्ट्रा हम लोड बढ़ाएं। तो इसलिए जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रत्यय है हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारे जो है उतना ही पढ़ना रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फालतू पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आजकल पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। कभी कभी हमारी अप्रोच सही नहीं होती है, हम ऐसी चीजों को पढ़ते रहते हैं जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है, ठीक है। तो देखिए आज का जो दूसरा प्रश्न है, स्व छाया कौन सी संधि का उदाहरण? अब आपको थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन कर दूं। यहाँ पे हल संधि है, या मैं कहूं व्यंजन संधि है, और सरल भाषा में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में भी देखिए जस्त्व संधि होती है। इन 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 संधियों के नाम आप एक विकल्प के रूप में देखिए। इष्टत्व संधि होती है, ठीक है, इष्टत्व होता है, इत्यादि इत्यादि संधियां होती हैं। तो आप लोगों को यहां बताना है कौन सी संधि से यहां पर हुआ है, और अगर कर सके तो विग्रह भी कर दीजिएगा, ठीक है। सूत्र नहीं बताना है, सूत्र बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां संधि हम पढ़ेंगे उतने ही सूत्र हम पढ़ेंगे। सारे सूत्रों को आप लोगों में से कई को कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए इस बात को लेकर के, सर हमें सूत्र तो आते नहीं, हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना आत्मविश्वास मत गिराइएगा। केवीएस को ज्ञानी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। विषय को कैसे पहुंचाना है, आज मैं इससे संबंधित एक इंटरव्यू से संबंधित एक प्रश्न भी बीच कक्षा में आपसे पूछने वाला हूं, देखिएगा। तो उस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया, 2 प्रश्न हैं आज के। अभी पॉज करिए वीडियो को और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम पाठ शुरू करने से पहले 2-3 चीजें देख लेते हैं जिससे थोड़ी सी पाठ को समझने में स्पष्टता रहे। हमें इस पाठ जो हम देखा, इस पाठ को हमने अभी तक प्रथमा द्वितीय विभक्ति को पढ़ा, शब्द परिचय में भी उसी को देखा है, उसी का रिवीजन कर रहे हैं, प्रथमा और द्वितीय का, ठीक है। प्रथमा द्वितीय में आपने पुल्लिंग में क्या देखा था? पुल्लिंग का अगर मैं बोलूं तो आपने पुल्लिंग में देखा था बालकः। कोई भी शब्द आप ले लीजिए, बालक शब्द बहुत कॉमन सा है इसलिए मैंने इसको ले लिया। बालकऊ, बालका, इस तरीके से हमने पुल्लिंग में देखा, ठीक है। और अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं, स्त्रीलिंग में तो बालिका, बालिके, बालिका, ठीक है, बालक बालिका। और इधर ले लीजिए बहुत बड़ा कॉमन सा ही है पुस्तक, नपुंसक लिंग में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब इन्हीं की तरह देखिए ये तो हो गए शब्द, है ना। अब हमें सर्वनाम जो शब्द होते हैं, सर्वनाम, उनके भी शब्द रूप इन्हीं की तरह बनाने। तो एक का बना लेते हैं, एक से सभी को समझ लेंगे हम। यहां सह का बना लेते हैं, तो सह, तऊ, ते। एतत् शब्द का पुल्लिंग का है ये। अब एतत् का स्त्रीलिंग का बना लेते हैं, सा, ते, और इसी का मैं यहां बना देता हूं ताहा, ठीक है, इस प्रकार से। और एतत् का, इसका तत् का ही हम नपुंसक लिंग में देख लेंगे, तत्, ते और तानी। इस प्रकार से हमने ये शब्द रूप जो है सीखे। ऐसी द्वितीया में तत्, ते, तानी, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, और बालकम, बालकौ, बालकान, बालकः, बालकौ, बालकाः,
बालकम, बालकौ, बालकान। बालक शब्द प्रथमा द्वितीया, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इस प्रकार से हमने प्रथमा और द्वितीया को अभी तक हमने जितने भी रूप शब्द रूप देखे इन दोनों के ही देखते हुए आ रहे हैं। अब जो हम आगे देखेंगे वो हमारे जो उदाहरण होंगे वो तृतीया विभक्ति से संबंधित और चतुर्थी से संबंधित होंगे। तृतीया और चतुर्थी से संबंधित, ठीक है। तो इसको जरा सा और देख लेते हैं किस तरीके से होंगे ये। देखिए कुछ मैं उदाहरण लिख देता हूं पहले, यहां पर एग्जाम्पल वाक्य के रूप में लिखते हैं, उनको फिर समझेंगे किस तरीके से तृतीया काम करती है ना। बेसिक से चलेंगे तो बच्चों को समझाने की भी प्रक्रिया हमारे दिमाग में रहेगी और हमें भी विभक्ति पहचानने की प्रक्रिया दिमाग में रहेगी। बेसिक सी चीजों को लेकर के चलेंगे दोस्तों, तो कभी भी आप नहीं, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं हो पाएगा। और बेसिक जहां आपने छोड़ा वहां समस्या शुरू, है ना। इसलिए पिछले कुछ सालों में आपने बैक टू बेसिक का नाम सुना होगा, है ना। भारत सरकार का ये बैक टू बेसिक, जो कि केवीएस ने भी फॉलो इसको किया था, ठीक है। बैक टू बेसिक, है ना, बेसिक की तरफ लौटो। केवीएस का ही था ये फंडा, एक इस स्कीम को लॉन्च किया था केवी ने, इस पे बहुत अच्छा काम भी किया था, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो अभी हम आते हैं तृतीया। तृतीया के कुछ वाक्य लिख देता हूं। बालकः, बालकः। अब देखिएगा हमारा सारा तृतीया और चतुर्थी विभक्ति ओरिएंटेड पूरा ये क्लास रहेगी। चमसेन, चमसेन खादति। इस प्रकार से ये वाक्य बन गया, ठीक है। बालकः चमसेन खादति। अब इसमें एक वचन है चमसेन, एक वचन, ठीक है। अब इसका हम अर्थ करेंगे, बालक जो है चम्मच से खाता है, एक वचनम अस्ति। कस्य जो है तृतीया विभक्ति का एक वचन हो गया ये, ठीक है। तृतीया का एक वचन, चम्मच से खाता है, वो आपको पता ही है तृतीया विभक्ति, मैं बता देता हूं। तृतीया विभक्ति का कारक प्रकरण जब हम पढ़ेंगे, वो भी कारकों के परिचय में 9th और 10th में, उसमें इसकी डिटेल में सूत्रों के बारे में और कहाँ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहां पर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि तृतीया क्यों होती है। तृतीया इसलिए होती है जब हम किसी के द्वारा कोई कार्य करते हैं ना, किसी के द्वारा, के द्वारा, है ना, के द्वारा जहां अर्थ में हिंदी में निकलता हो वहां पर तृतीया होती है ना। के द्वारा वाला जो सेंस निकलता होगा, ये मतलब निकलता होगा व्यवहार में, तो वहां तृतीया होती है। यहां पर देखिए बालक चम्मच के द्वारा खा रहा है ना, चम्मच से खा रहा है, तो चम्मच के द्वारा वाला हो गया, तो इस तरीके यहां पर तृतीया हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार द्विवचन में देख लेंगे क्या बनेगा। चमसाभ्याम, चमसाभ्याम। चमसाभ्याम से कैसे वाक्य बन जाएगा। बालकौ, देखिए 2 चम्मच हैं तो 2 बालक भी हमको चाहिए। चमसाभ्याम, चमसाभ्याम। अब ये द्विवचन हो गया, ये भी द्विवचन हो गया, तो क्रिया भी तो द्विवचन करनी पड़ेगी ना, तो खादतः, खादति, खादतः, क्रिया भी द्विवचन की हो गई। इस प्रकार से बन जाएगा। और इसी प्रकार से बहुवचन में भी हम बना लेंगे वाक्य। बहुवचन वाला वाक्य आप लोग कमेंट में लिखेंगे इसी पैटर्न पर। चमसई, ठीक है। बच्चों को ये उदाहरण दे करके ही हमें समझाना पड़ता, चमसई ही। इससे आप लोग वाक्य बना करके कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स में आप लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट इसलिए नहीं हूं इस रिस्पॉन्स से, क्योंकि आप लोग सभी खुल करके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। खुल करके लिखिए, झिझक, अपने अंदर जो झिझक है, हिचकिचाहट है, उसको निकालिए। उसको निकालेंगे तभी बात बनेगी दोस्तों। कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू में, उसको निकालिए। गलत होगा होने दीजिए,
गलत होगा तभी सही होगा, और नहीं कुछ नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। अब ठीक इसी शब्द को अब हम स्त्रीलिंग में देख लेते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने शब्द परिचय में पढ़ा है, ठीक है। और उसमें तृतीया कैसे रहेगी, तो कोई वाक्य बनाता हूं मैं। बालिका, बालक बालिका से बहुत बेसिक से वाक्य है ना। द्विचक्रिका होती है, आप लोग जानते होंगे, साइकिल जिसको कहते हैं, तो द्विचक्रिकया है ना। द्विचक्री, ये क, द्विचक्रिकया, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, कया है, द्विचक्रिकया गच्छति है ना। अब जो देखो जिसके द्वारा हो रहा है उसमें तृतीया हो जाएगी। हिंदी में अर्थ करेंगे बालिका साइकिल के द्वारा जाती है, साइकिल से जाती है, तो जिसके साथ के द्वारा या से आया है उसमें तृतीया करनी है आपको। बालिका में तृतीया नहीं होगी, बालिका में प्रथमा है, और प्रथमा के अनुसार ही यहाँ गच्छति में भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। हमने ट्रिक याद की थी ना, मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी सब प्रथम, तो बाकी सब में बालिका भी है, इसलिए प्रथम पुरुष है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मैं बहुवचन वाला भी वाक्य यहीं के यहीं बना दूं आपको, तो बालिका, नहीं माफ करिएगा, द्विवचन का बनाते हैं। अब क्या करें, बालिका, बालिका नहीं करेंगे, बालिके करेंगे, द्विवचन लाएंगे, दो बालिकाएं हैं, द्विचक्रिकाभ्याम लिख देंगे यहां, द्विचक्रिकाभ्याम। अब यहां क्या होना चाहिए, गच्छति गच्छतः, गच्छतः होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार इसको बहुवचन करेंगे तो बालिकाः है ना। अब इसमें भी बहुवचन ले आइए, द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभ्याम द्वि, जी हाँ आपने सही सोचा है, अगर वो सोचा है तो द्विचक्रिकाभिः है ना, द्विचक्रिकाभि, बालिकाभि, इस तरीके से शब्द रूप चलेंगे इसके। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ठीक ऐसे बना देंगे, गच्छन्ति। इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और इसमें डिटेल में थोड़ा समझेंगे। नपुंसकलिंग में क्या करेंगे, नपुंसकलिंग में आप जानते हैं तृतीया से लेकर सप्तमी तक। एक नपुंसकलिंग का उदाहरण मैं लिख देता हूं, युवकः, युवकः है ना, या किसी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, बालकः, ठीक है। जलेन, जलेन, जलम नपुंसकलिंग, जलेन वृक्षम सिंचति है ना, वृक्षम सिंचति, इस प्रकार से होगा। तो वृक्षम 2/1, ठीक है, वृक्ष को जल से या जल के द्वारा तो 3/1, ठीक है, इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। और कहां कहां तृतीया विभक्ति होती है, बेसिक सी चीजें आपको और बता देता हूं मैं। देखिए एक तृतीया विभक्ति आपने सुना होगा, सह शब्द, सह, व्याकरण में कारक वगैरह पढ़े होंगे आप, तो इसका सूत्र भी आपको पता होगा। बहुत अच्छा होगा यदि पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसको कारक प्रकरण में समझाऊंगा। यहां बस इतना जान लीजिए, सह जब हो उसके योग में भी तृतीया होती है, ठीक है। बालकः, अब इसी से बना लेते हैं एक वाक्य, बालकः जनकेन सह गच्छति खेलति पठति, जो भी आप कर सकें कर दीजिए, ठीक है, कोई भी क्रिया ला सकते हैं। जनकेन सह, के साथ, जनक के साथ, पिता के साथ है ना, गच्छति, तो सह युक्ते, चलिए मैं बता ही देता हूं, सह युक्ते अप्रधाने तृतीया, इस प्रकार से एक सूत्र है, इसको हम कारक प्रकरण में जानेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं प्रश्न बनाऊं, केन सह गच्छति, ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा जनकेन सह गच्छति। तो यहां स्पष्ट हो गया। अब सवाल आता है कि केंद्रीय विद्यालय क्वेश्चन क्या बनाएगा यहां से, तो देखिए ये आपको पैराग्राफ में कहीं दे सकता है ना, पैराग्राफ में इस तरीके के शब्द कोई प्रथमा द्वितीय या तृतीया वाले शब्दों को दे सकता है, और फिर वहां से उठा करके पूछेगा कि ऐसे तृतीया वाले शब्द कितने हैं। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वास्तविकता में नहीं जानते क्या बनेगा। या फिर कोई शब्द ही उठा देगा, उस शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, ठीक है,
शब्द केवल बालिका वाले के नहीं होंगे, आपके शब्द देखेंगे सिलेबस आप खोल करके तो बहुत सारे शब्द हैं आपके पाठ्यक्रम में, वहां से भी तृतीया चतुर्थी बनती है। कोई पैराग्राफ में नया शब्द जोड़ करके पयः पयसी पयांसी इस तरीके का कोई शब्द होगा तो उसको भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा था। चलिए तृतीया को इस तरीके से समझेंगे इस पाठ में, और चतुर्थी के लिए भी जो है हाँ थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। इस वाले को थोड़ा सा रफ कर लें तो यहां पर चतुर्थी सही से हम कर पाएंगे। तो देखिए तृतीया विभक्ति हम समझ ही रहे हैं, और तृतीया विभक्ति में भी प्रश्नवाचक जो शब्द है किम, उसके लिए भी जैसे केन काभ्याम कैहि पुल्लिंग में आएगा तो इस तरीके से प्रयोग करेंगे, और यदि स्त्रीलिंग में आएगा बालिका जैसी शब्द उनके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाना है तो हम कया काभ्याम काभिहि इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नपुंसकलिंग तो आप जानते हैं तृतीया से लेकर के सप्तमी तक प्रश्नवाचक हो तो सेम ही रहेगा, तो वहां भी केन काभ्याम कैहि इस तरीके से प्रयोग वहां पर कर लेंगे। चलिए तो हम चतुर्थी को थोड़ा सा समझ लें, चतुर्थी की भूमिका बना लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति है, बड़े धैर्य से आप लोग समझते हुए इन सब बेसिक सी चीजों को क्लियर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थी, अब मैं एक वाक्य बनाता हूं, जनकः पुत्राय धनम यच्छति, है ना, यच्छति देता है या दे जो भी है, धनम यच्छति पुत्राय पुत्र के लिए, है ना, संप्रदाने संप्रदान देना कुछ ज्यादा ही होगा, वहां जहां संप्रदान होगा वहां क्या होगा, चतुर्थी, है ना, संप्रदाने। ठीक है, इसके भी बहुत सारे सूत्र हैं, तो जो हमारे पाठ्यक्रम में हम उतना ही पढ़ेंगे, वो भी कारक परिचय जब आएगा, विशेष रूप से 9th और 10th की जो व्याकरण विधि है वहां पर इनको समझेंगे। अभी हम सिर्फ ऊपर से बस थोड़ी सी इसको बेसिक सा क्लियर करते हुए चलेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो आगे समझ तो भी लेंगे, इसलिए ये बेसिक सी बनाई जा रही है। अब हम थोड़ा सा, ये हो गया एक वचन का, अब द्विवचन का एक नया सा वाक्य बना लेते हैं, महिला, महिला शब्द, जी हाँ स्कूल में प्रयोग करना पड़ेगा आपको, बालकाभ्याम, द्विवचन का है, जलम ददाति, यच्छति ददाति, क्योंकि देने के अर्थ में तो यही सारी धातुएं ज्यादा मिलेंगी आपको इसमें। अब एक और बना लेते हैं, गुरु शिष्येभ्यः, बहुवचन, शिष्येभ्यः विद्याम यच्छति, साधारण से वाक्य हमने यहां पर बना लिए। तो इस प्रकार से ये जो है यहां पर चतुर्थी का प्रयोग आप देखें, पुत्राय बालकाभ्याम शिष्येभ्यः इस तरीके से हुआ। ठीक इसी प्रकार चतुर्थी का प्रयोग जो हम करेंगे एक जगह और कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में देख लेते हैं, अभी पुल्लिंग का था, स्त्रीलिंग में कैसे करना है, स्त्रीलिंग में करना है, शिक्षिका छात्रायै पुस्तकम यच्छति, पुस्तकम यच्छति। ठीक इसी प्रकार द्विवचन में पिता, आप लोग उदाहरण के तौर पर इनको लिख भी सकते हैं समझने के लिए, रिवीजन के समय बहुत काम आएगा, बालिकाभ्याम मोदकम, मोदकम ददाति, है यच्छति ददाति। ठीक है, द्विवचन हो गया, नेता महिलाभ्यः, है ना, महिलाओं के लिए, चतुर्थी का बहुवचन, महिलाभ्यः वस्त्राणि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, नपुंसकलिंग का है, ध्यान रखना वस्त्र शब्द,
वितरति, है ना, वितरण करते हैं, वितरित करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इनके प्रश्नवाचक शब्द भी बनेंगे उसी प्रकार चतुर्थी में। तो बनेगा कस्यई, है ना, काभ्याम, काभ्यः, ये प्रश्नवाचक शब्द भी यहां इनके बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नपुंसक लिंग का एक शब्द ऐसे मैं बोल देता हूं आपको, छात्रः ज्ञानाय पठति। किमर्थम पठति? ज्ञानाय, ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग का है। कलहः फलाभ्याम प्रचलति, दोबारा सुनेंगे, कलहः झगड़ा, फलाभ्याम फलों के लिए, है ना, दो फलों के लिए कलह चल रही थी तो किसी ने वाक्य बना दी कलह फलाभ्याम प्रचलति। और बहुवचन में नपुंसक लिंग का शब्द लेंगे, कृष्णः मित्रेभ्यः नवनीतम वितरति। नवनीतम मित्रेभ्यः, मित्रों के लिए, है ना, कृष्ण जो है मित्रों के लिए नवनीत वितरित करते हैं। इसके अलावा और चीजें बता देता हूं कि कहां कहां। एक तो देखो दानार्थ, दान के अर्थ में चतुर्थी हो गई, दान के उदाहरण हमने देख लिए। कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ दे रहा है, मोदकम ददाति, पुस्तकम यच्छति, ज्ञानम, इस तरीके से कोई, ये दानार्थ हो गई। एक हो जाती है इच्छा, है ना, जब कोई किसी की इच्छा हो, किसी को कोई चीज अच्छी लगती हो, उसकी इच्छा होती है, तो रोचते अर्थ में भी चतुर्थी होती है। इसके लिए सूत्र है, मैं बताऊंगा, और रुच्यार्थानाम प्रियम, उसको हम समझेंगे। ठीक है, एक प्रसिद्ध, है ना, अभी ग्रामर के जो सैद्धांतिक चीजें हैं उनको थोड़ा सा साइड में रख करके हम बेसिक से व्यावहारिक चीजों पर फोकस करते हुए ग्रामर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चों को सिखाना है, और बच्चों के सीखने के ढंग से ही हमें सीखना है, क्योंकि प्रश्न भी बच्चों के हिसाब से, सीखने के ढंग से ही प्रश्न होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कोई चीज किसी के लिए प्रसिद्ध है तो उसमें भी हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कश्मीर का नाम सुनते हैं हम, कश्मीर सेबों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, तो काश्मीरम, है ना, काश्मीरम सेब फलाय, सेब फलम, ऐसा ही प्रयोग करते हैं संस्कृत में हम इसका, प्रसिद्धम। ठीक है, कश्मीर जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध अर्थ में भी हो जाती है। नमः के लिए भी हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। एक शब्द और रह गया नमः, तो इसमें ऐड कर लीजिए, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं नमः, इसके लिए भी चतुर्थी विभक्ति बनती है। जी हाँ, आपके दिमाग में कई नमः आ गया होगा, जैसे गणेशाय नमः बोलते हैं हम लोग, गणेशाय नमः, या आप विद्यालय में जाते हैं तो शिक्षकाय नमः, शिक्षकाय नमः। ठीक है, या फिर गुरवे नमः, यहां भी चतुर्थी विभक्ति होगी, नमः। नमः स्वस्ति करके सूत्र वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ये नमः दानार्थ, इच्छार्थ और प्रसिद्धि के लिए, इन सब अर्थों में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चतुर्थी और तृतीया की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हमने समझ लिए हैं, बेसिक सी चीजों को। अब हम आते हैं अपने पाठ पर। ये अब आगे की जो कक्षाएं होंगी ना, ये हम सारी कक्षाएं ये बेसिक से फंडामेंटल्स को क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। इन सारी चीजों को स्पष्ट रूप से समझ करके ही आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको एक पाठ को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ एक दृष्टि मात्र रिवीजन, दृष्टि मात्र से रिवीजन आपका हो जाए, उतनी बस अच्छा रहेगा। तो ये देख लीजिए, आपके सामने एक समुद्र तट है, और मैं उम्मीद करता हूं जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप पुस्तक एनसीईआरटी के सामने रखे हुए हैं, है ना। ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी की पुस्तक पर भी नोट कर सकते हैं, या फिर आपकी सुविधा के अनुसार है। बस किताब मत छापिएगा, मेरी यही आपसे लोगों से आग्रह है, किताब बिल्कुल मत छापना नोट्स के रूप में, कि नोट्स बना रहे हैं और नोट्स किताब से ज्यादा बड़ी हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत बड़ा हानिकारक आपके लिए सिद्ध होगा। तो देखिए, समुद्र तट है, समुद्र तट पर हम सभी घूमने जाते ही हैं, भ्रमणार्थ, कि कभी कभी मन करता है बीच वगैरह पे घूमने चले जाते हैं, हम लोग आसपास रहते हैं, या फिर कहीं ओकेजनली जब हम कहीं टहलने जाते हैं या फिर ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं तो समुद्र के तट पर जाते हैं। तो आप देखेंगे समुद्र के तट पर कई एक्टिविटी लोग करते हुए मिलते हैं। जैसे यहाँ बच्चे, ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो जो है बालू है, रेत,
इससे कुछ मंदिर जैसा या कहीं वो टापू जैसा बना रहा है छोटा सा बच्चा, ठीक है। और बच्चे जगह जगह पर दौड़ रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर समुद्र के तट में चल रही हैं। इस पाठ में भी इसी पर्यटन को और इस सब चीजों को कौन चीज क्या है इस तरीके से इस पाठ में हमने समझाया, हम लोग समझेंगे। चलिए तो चलते हैं पाठ की तरफ। जी हाँ, पहला वाला गद्य खंड है ये पाठ का, एषः समुद्र तटः। तो अब अभी तक हमने क्या है, शब्द परिचय व्याकरणात्मक चीज थी, तो अब हम व्याकरण के साथ साथ साहित्यात्मक समझ को भी समझेंगे, है ना। साहित्यात्मक या कहें या पाठ के भाव को हम कहें, पाठ के भाव को भी इंक्लूड करेंगे अपनी उसमें, सिर्फ व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय से नहीं, हमें सारी चीजों से मतलब है। अब हमारा जो है पाठ के भाव पर भी हम लोग फोकस करने वाले हैं, साहित्यात्मक समझ को भी विकसित करने वाले हैं आगे आने वाले पाठों में। वो बेसिक चीज थी अभी तक, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। अब हम जो है पाठ के भाव को भी समझते हुए चलेंगे। एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः अस्मिन् चित्रे, है ना। इस चित्र में क्या है, ये समुद्र तट है। अब एषः के लिए मैं आपको पुनः नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, और समुद्र तट में कौन सी विभक्ति है ये भी दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अत्र अव्यय पद है, जानते हैं आप, अव्यय। जनाः, जनः, जनौ, जनाः, यहां पर लोग, बहुत सारे लोग, पुल्लिंग का है ये, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनम 1/3, 1/3। ट्रिक है ये तैयारी करने के लिए, छोटी सी नोट्स बना लीजिए। पर्यटनाय आगच्छन्ति, देखिए इस पाठ में हमें तृतीया चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को ज्यादा फोकस करना है। पर्यटनाय, अभी हमने उदाहरण में देखा था ना, ज्ञानाय इत्यादि इत्यादि सब देखे थे, तो यहां भी पर्यटनाय, है ना, परि उपसर्ग पूर्वक यहां पर, या कहिए परितः अटनम भ्रमणम पर्यटनम, इस तरीके से कहेंगे। अभी हमें सिर्फ शब्दों के बेसिक सी चीजों को ध्यान देना है, हमें ज्यादा सूत्रों में और प्रत्ययों में नहीं जाना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चारों तरफ घूमना। अब मैं यहाँ पे पर्यटन सिद्ध करने लग जाऊं, उसकी प्रक्रिया आपको बताऊं, इसमें लिट प्रत्यय इस तरीके से करूं, तो लिट प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको बता दूं जानकारी के लिए, लिट प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो प्रत्यय हैं, जो सबसे लास्ट में है, आप देखेंगे सेम उसी के जो व्याकरण बीते हुए सेम उसी के बाद उसमें देखेंगे तो अक्त्वा है, तुमुन है, ल्यप है, अक्तवतु है, सत्री है, सानस है और अक्ता प्रत्यय। अगर ये प्रत्यय पाठ में कहीं भी आते हैं तो मैं इन पर डिस्कस जरूर करूंगा, इनके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ इनकी विभक्ति को समझिए आप। आगच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। तो जनाः समुद्र तटे किमर्थम आगच्छन्ति, तो पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, है ना, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, तरंग पुल्लिंग, ठीक है, अकारांत है, और तृतीया का बहुवचन है तो 3/3। तरंगैः क्रीडन्ति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, लट लकार का है, प्रथम पुरुष का है और बहुवचन है, तो 1/3 इसको भी कर देंगे। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कुछ लोग तरंगों से यानी कि लहरों से खेलते हैं, जाते ना लहरों के सामने जाकर के लौट आते हैं, ऐसे कई होते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा। केचन च, और कुछ लोग, नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, नौकाभिः, अभी हमने तृतीया का बहुवचन देखा था, है ना, द्विचक्रिकाभिः, इस तरीके से हमने देखा था, यहाँ नौकाभिः तृतीया वाला आ गया। तो इस पाठ में तृतीया चतुर्थी का ज्यादा देखना है। कुछ लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं, है ना। तो प्रश्न है, केचन काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, केचन नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेसु, उनमें भी, तेसु जो ये सब चीजें कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं, तरंगों से खेल रहे हैं, जो पर्यटन के लिए आए हैं, केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक से, बॉल से भी खेलते हैं, कुछ लोग उसमें बॉल से भी खेलते हैं, ठीक है। बालिकाः, बालकाः च, बालक और बालिकाएं, बालुकाभिः, बालुका शब्द है ना, बालुका शब्द जो बनाया गया है रेत के लिए, और ये भी स्त्रीलिंग का ही है, तृतीया, तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन है। इस प्रकार से बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति, बालुकायाः गृहम बालुका गृहम, बालुका के ग्रह को जो है घर को रच रहे हैं यानी कि बना रहे हैं, है ना। अभी हमने चित्र में देखा था किस तरीके से स्तूप जैसा बना रहे थे।
तो ये बालुका गृह उसी को बोला गया है। मध्ये मध्ये, बीच बीच में, मध्ये मध्ये, ठीक है। तरंगाः, तरंगः, तरंगौ, तरंगाः, बीच बीच में जो लहरें हैं। बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालुका के घर को प्रवाहित कर ले जाती हैं। जब लहरें ज्यादा आती हैं तो बालू को बहा देती हैं। तो प्र है, वह है ना, वह, प्रवह, प्रवाहयन्ति। ऐसा क्रीडा प्रचलति एव। अब यहां पर यदि मैं एक इसको पूरे पैराग्राफ के रूप में आपको अनसीन पठित गद्यांश के रूप में अगर पाठ्यक्रम में ये आएगा तो इसी में से प्रश्न बना लेगा। तृतीयांत शब्द में कौन सी विभक्ति वचन है, ठीक है। और इस तरीके से कितने अव्यय हैं, अव्यय भी है ना पाठ में, तो कितने अव्यय हैं प्रस्तुत पैराग्राफ में, प्रस्तुत गद्यांश में, वो सारी चीजें बन सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमको समझते हुए चलनी है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव अव्यय पद है, ये चल ही रही थी, ऐसी क्रीड़ा चलती ही रहती है। समुद्र तटाहा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट जो है केवल पर्यटन के स्थान नहीं है। पर्यटन से स्थानानि, पर्यटन के जो स्थानम स्थाने स्थानानि है ना, नपुंसक लिंग का शब्द है ये, है ना। पर्यटन के स्थान नहीं है ये केवल पर्यटन के मात्र के स्थान नहीं कि घूमने मात्र के ये स्थान हो। तो क्या है भाई ये, तो अत्र मत्स्य जीविनः, है ना, मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीवी, मत्स्य जीवी, ठीक है। मछली, मछुआरे वगैरह जो होते हैं उनके जो है उनकी जीविका किस पर निर्भर रहती है, मछलियों पर, इसलिए उनको मत्स्य जीवी कहा गया है। मत्स्य जीवी के शब्द रूप मत्स्य जीवी, मत्स्य जीविनौ, मत्स्य जीविनः। आपको अधिकारी शब्द याद आ रहा होगा, अधिकारी भी शब्द का भी ऐसा ही होता है, अधिकारी, अधिकारिणो, अधिकारिणः। तो मत्स्य जीविनौ, मत्स्य जीविनः, इस तरीके से प्रथमा का बहुवचन, इस तरीके से इसको देखेंगे। अपि अव्यय पद है, जानते हैं। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, जीविका शब्द कैसा है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, है ना, आकारांत समझ में आ रहा है। चालयंती, अपनी जीविका को चलाते हैं। तो देखो मत्स्य जीवी भी के लिए भी पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं है वो, मत्स्य जीवी लोगों के लिए भी वो जो है समुद्र तट बहुत ही आवश्यक है। तो केशां कृते समुद्र तटः आवश्यकम अस्ति, इस तरीके से प्रश्न हो तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अधिकारी, अधिकारिणो, अधिकारिणः, मत्स्य जीवी, मत्स्य जीविनौ, मत्स्य जीविनः। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तटाः, है ना, सन्ति, बहुत सारे समुद्र तट हैं हमारे देश में, बहुत सारे समुद्र के तट हैं। तो इसमें कुछ अस्माकम देख लीजिएगा, अस्मत् शब्द है, षष्ठी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम अस्मत् शब्द अस्ति। देशे सप्तमी एक वचनम अस्ति, देश शब्द है, सप्तमी एक वचन का है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ, और ये स्पष्ट ही है, ये स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहवः हम प्रयोग करते हैं। एतेषु, एतत् शब्द है, मुंबई, देखिए अब एतेषु शब्द है, एतेषु में क्या, आप देखो आपको प्रश्न क्या है, या मुझे एक प्रश्न तुरंत अभी समझ में आया, यहाँ बन सकता है, ये किस, इस वाक्य में या इस पैराग्राफ में या फिर इसी वाक्य की बात करें, किस लिंग का है, किस लिंग का प्रयोग किया गया है, एतेषु। अब एतेषु आप पाएंगे नपुंसक लिंग में भी है और पुल्लिंग में भी है। तो सीधा आप कर्ता पर जाइए, कर्ता समझ लेंगे तब आपको जो है हो जाएगा। पुरी तटाह, तटाह, समुद्र तटाह, वहां से पूर्व भूमिका देख लेंगे। पुरी तटाह प्रसिद्धाः सन्ति, तो ये देखो पुल्लिंग का ही सब निकल करके आ रहा है ना। तो आप पुल्लिंग का इसको मानेंगे। दिमाग आ गया, पेपर बनाने वाले के ऊपर है, दिमाग में आ गया तो ये वाली चीजें दे सकता है, ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें जो है मुंबई है, गोवा का तट है, कोच्चि का तट है, कन्याकुमारी का तट है, विशाखापत्तनम का तट है और पुरी तटाह, पुरी का भी उसमें तट है। अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अतीव प्रसिद्धा, अति, अति, अतीव शब्द का अर्थ है अतिशय, है ना, या बहुत, अतिशय या बहुत, प्रादि समास, इसको समझेंगे। अगर ये पाठ्यक्रम में नहीं है, वैसे तो होगा, जहां भी अगर समस्या आएगी प्रादि समास, बस इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने। प्रसिद्धः, प्रसिद्धौ, प्रसिद्धाः सन्ति, बहुवचनम, अस्ति, स्तः, सन्ति। तो मैं समझ रहा हूं, मैं काफी जो है आपको चीजें स्पष्ट कर रहा हूं एक एक शब्द के लिए, और भावबोध भी है ना। तो कौन कौन से तट प्रसिद्ध हैं, मुंबई तट भी है, गोवा है, कोच्चि है, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम,
और पुरी। तो 1 2 3 4 5 और 6 तट हैं। ध्यान रखिएगा 6 तटों के बारे में समुद्र तट में वर्णन आया है। गोवा तट, अब एक एक का देख लेते हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विदेशी पर्यटकेभ्यः चतुर्थी पर्यटकाय पर्यटकाभ्याम पर्यटकेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति है ना, विदेशी है ना, पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों के लिए, समधिकम रोचते बहुत अधिक जो है रुचिकर लगता है ना, समधिकम रोचते। रोचते हमने अभी देखा था, रोचते यानी कि जब इच्छा कोई अच्छी चीज लगती है तो वहां भी चतुर्थी होती है, तो रोचते के लिए यहाँ पर चतुर्थी है। ठीक है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तनम तट की विशेषता क्या है? वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार जो है, वैदेशिक जो व्यापार है, व्यापार के लिए, बालकाय, चतुर्थी आ रही है ना, व्यापार प्रसिद्ध, प्रसिद्ध अर्थ में हमने देखा था काश्मीरम सेब फलाय प्रसिद्धम, तो यहाँ पर वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, कह तटः विशाखापत्तनम तटः, ये स्पष्ट हो गया होगा। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट किस लिए जाना जाता है? नारिकेल फलेभ्यः, है ना, केभ्यः ज्ञायते, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, चतुर्थी। मुंबई नगरस्य, नगरस्य षष्ठी है, बालकस्य। जूहू तटे सप्तमी है। सर्वे जनाः, सभी लोग, पुल्लिंग के हैं दोनों, ध्यान रखना। स्वैरम विहरन्ति, विहार करते, विहार में भ्रमण करना, वही हमने इसका पहले भी देखा था, भ्रमण शब्द से है, घूमते हैं। स्वैरम ईर्गतौ धातु है ना, कोई है नहीं सिलेबस में, है नहीं, छोड़ दीजिए उसको। स्वैरम विहरन्ति स्वतंत्र रूप से या कहिए स्वच्छंद रूप से भ्रमण करते हैं। ठीक है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। प्रश्न बन गया, ये याद रखिएगा, हमें कभी कभी याद नहीं रहती चीजें। कह तटः सागर तटेषु दीर्घतमः तटः, चेन्नई नगर से मेरीना तट, इन सारे तटों के नाम ऑप्शन में हो तो ये वाला ध्यान रखिएगा। मेरीना बीच जो है, मेरीना तट, वो जो है सभी सागर तटों में दीर्घतम तट है ना, सबसे बड़ा तट है। चलिए आगे बढ़े, यहां पर हो गया भारतस्य, भारत के, है ना, भारतस्य, भारत के, तो यहाँ तो षष्ठी है, एक वचन है षष्ठी का, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तिसृषु, अब तिसृषु को थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, त्रिशब्द का कैसे ये होता है, इसके मैंने एक स्लाइड इसमें जोड़ी है, उसको देख लेते हैं तिसृषु का क्या है। हाँ ये देखिए, ये है तिस्रह, तिस्रह, क्योंकि देखिए इसके ना ये जो है त्रिशब्द, इसके ना तो एक वचन होता है और ना ही इसका द्विवचन होता है, सिर्फ बहुवचन होता है। तो बहुवचन में तिस्रह, तिस्रह दोनों विभक्तियां एक जैसी रहेंगी, और तृतीय विभक्ति में तिसृभिः, चतुर्थी में तिसृभ्यः, और पंचमी में तिसृभ्यः आया है आपके में, तो ध्यान रखिएगा, शब्द रूप याद होने चाहिए आपको। और षष्ठी में तिसृणाम, सप्तमी में तिसृषु, सप्तमी में, ठीक है, सप्तमी में तिसृषु। ठीक है, तो यही मैं दिखाने के लिए आपको स्लाइड दिखाई है, इनको पॉज करके आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। त्रिशब्द के लिए आपको ये नोट डाउन करने पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ये याद रहेगा तो कहीं भी आएगा तो आप उसे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तिसृषु, तीनों, तीनों में, तीनों किन में? दिशासु, दिशाओं में। दिशा शब्द वैसे तो दिक्षु होना चाहिए, है ना, दिक शब्द है, दिक दिक दिशा दिशा करके उसके शब्द रूप चलते हैं दिक्षु, लेकिन दिशा शब्द भी स्त्रीलिंग में स्वीकार है, स्त्रीलिंग में है, ठीक है, स्त्रीलिंग में। बालिकासु की तरह दिशासु, दिशाओं में। समुद्र तटाः सन्ति, यानी कि तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। आपके दिमाग में ये भारत का नक्शा आ जाना चाहिए, और आप दिमाग में लगाइए, एक तरफ हिमालय है और बाकी तीनों तरफ तट ही तट हैं, समुद्र ही समुद्र है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अस्मात् एव, अस्मात् इसी से या इसी से ही या इसी कारण से ही, कारणात् भी और इसमें ले लेंगे, तो इसी कारण से ही पंचमी की है दोनों, ठीक है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है ना, प्रायद्वीप इति कथ्यते। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है? पानी है ना, तीनों तरफ पानियों से घिरा भूभाग है, जल से घिरा भूभाग है, इसका जो पृथ्वी का हिस्सा है जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है।
अब क्यों कहा जाता है, या फिर तीनों तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इस तरीके से दोनों प्रश्न घुमा करके बनते हैं। ठीक है, पूर्व दिशायाम कह सागर, तो पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, बंग उपसागर, बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर संधि विच्छेद है इसको संधि विच्छेद ऐसे करेंगे, बंग उपसागर, गुण संधि कर देंगे इसमें, गुण संधि विषय में पढ़ेंगे तब इसको भी देखेंगे। बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसको। तो पूर्व दिशायाम कह सागर बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में दिशायाम और यहां पर भी दिशायाम। तो इन दिशायाम में ध्यान रखिएगा, बालिकायाम की तरह सप्तमी एक वचन है। एतेषाम त्रयाणाम, है ना, एतेषाम त्रयाणाम अपि, इन तीनों के भी या इन तीनों का भी, सागराणाम इन तीनों सागरों का भी, संगम, संगम जानते हैं आप, है ना, संगम, है ना, संगम। ठीक है, तो संगम जो है इन तीनों का जो मिलना है ना, संगम अर्थात मिलना। ठीक है, कहां होता है, कन्याकुमारी तटे भवति, कुत्र भवति, कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र अव्यय पद है। पूर्णिमायाम चंद्रोदय, चंद्रोदय में संधि बताएंगे, चंद्रोदय में संधि लिखेंगे आप लोग, अभी पॉज करके वीडियो चंद्रोदय की संधि लिखिए जल्दी से, संधि और संधि विच्छेद। सूर्यास्तम, सूर्यास्त का भी लिख सकते हैं, सूर्यास्त की भी संधि विच्छेद लिखेंगे और संधि का नाम बताएंगे। युगपत एव, युगपत शब्द है एक, युगपत है ना, एक समय, एक समय, युगपत शब्द का अर्थ होता है एक समय में ही, एक ही समय में, यानी कि एक समय में सारी चीजें अब देखने लगे तो एक समय में ही। ठीक है, युगपद एक समय में ही। दृष्टुम, अब देखिए आपके पाठ्यक्रम का प्रत्यय आ गया, दृष्ट धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो बनेगा दृष्टुम। ठीक है, तुमुन अर्थ होता है के लिए अर्थ में होता है हिंदी में, अगर इसका हम अर्थ करें के लिए, काल समय बेला से तुमुन करके है, तो उसको भी हम देखेंगे, भोक्तुम काल वगैरह उसमें उदाहरण दिए हैं प्रत्यय में, तो ये अभी उसको नहीं समझते हैं, अभी फिलहाल हम देखते हैं के लिए के अर्थ में, तो देखने के लिए या देख सकते हैं, है ना। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा का उदय, और सूर्यास्त, यानी एक तरफ आप जाएंगे कन्याकुमारी के तट पर तो चंद्र का उदय भी वहां पे आपको दिखेगा, चंद्रमा निकल रहा है, और सूर्य का अस्त भी वहां पर आपको दिखेगा। तो ये दोनों चीजें जो है एक ही तट पर होती हैं, वो है कन्याकुमारी का तट। तो तटों के बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं, यहाँ पे कोई समस्या आपको अब मुझे लग रहा नहीं होनी चाहिए, एक एक चीजों को स्पष्ट हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ समस्या होने का कोई अब प्रश्न ही नहीं उठता है। आगे बढ़ते हैं और अभ्यास की तरफ, ये थोड़े इनको उच्चारण आप लोग कर लेंगे और इनके शब्द रूप भी देख लेंगे। अब शब्द रूप आपको हर शब्द का देखना है। तरंगैहि, है ना, पुल्लिंग का था, मैंने बताया था आपको, तरंगैहि। अब मैं यहाँ पे इनको लिख नहीं रहा हूं, आप लोग अपने अभ्यास के लिए क्या आपने सीखा है क्या है, तो इनका यहाँ पर लिंग लिखिएगा, शॉर्ट में लिख देना, स्त्रीलिंग है तो स्त्री करके डॉट लिख देना, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग को डॉट कर देना, नपुंसकलिंग नपुंसक को डॉट कर देना, इस तरीके से लिंग लिखना, और विभक्ति और वचन इनके सबके लिखना। ये आपका अभ्यास है, या कहीं आज का गृह कार्य है, आपको ये करना है ना। कमेंट्स आई थी मेरे पास, व्यक्तिगत मैसेज भी आया टेलीग्राम पे कि सर आप पढ़ाते हैं उसके अलावा भी क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो ये सब चीजें करिए ना, ये बेसिक सी चीजें हैं, और क्या करना है आपको। मत्स्यजीविनः, अभी मैंने पाठ के दौरान इसके शब्द रूप बताए आपको, इसको देखिए, क्या विभक्ति क्या वचन है। विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः, इन सब चीजों को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति, तो आपने पढ़ा जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, तृतीया विभक्ति का है, नौकाभिः। ठीक है, नौकाभिः आपने पढ़ा अभी। भारतस्य दीर्घतमः तटः मेरीना तटः, आपने अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल याद हो गया होगा आपको एकदम से। इन प्रश्नों को आप बस ये देखिए कि ये प्रश्न है, अब इन्हीं में 4 ऑप्शन करके दे दिए जाएं तो आप क्या आप इनके उत्तर कर पा रहे हैं, तो इस पाठ की तैयारी आपकी सही है। कुत्र स्वैरम विहरन्ति, तो पाठ में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा था पर्यटन के ऊपर विशेष आपको ध्यान देना। इस पाठ में पर्यटन के लिए भी बोला गया है, घूमने फिरने के लिए। ठीक है, समुद्र तट पे पर्यटन भ्रमण के लिए इसमें मुख्य बोला गया है। और कौन सा तट किस लिए प्रसिद्ध है,
ये भी थोड़ा थोड़ा सा सामान्य ज्ञान को जोड़ा गया है आपके पाठ से। तो बच्चों को क्या है ना, अंतर विषयी शिक्षण, चलिए बता ही देता हूं आपको, अंतर विषयी शिक्षण, इसके बारे में आप लोग हिंदी में लिखें चाहे किसी भी टाइपिंग में लिखिए। अंतर विषयी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। ये पर्पज ऑफ इंटरव्यू मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, इंटरव्यू के पर्पज से, इंटरव्यू को केवीएस के उसमें मैंने आपको सिखाया। ये केवीएस ना आपको क्षमा करिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जनाः आपने देखा होगा, इसका उत्तर स्वयं करेंगे आप। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालुका गृहं, कोचितटः केभ्यः ज्ञायते, इसका भी उत्तर आप स्वयं खोजेंगे। इनको आप उसकी दृष्टि से देखिए कि ये मेरे जो है मुख्य प्रश्न पत्र में आ रहे हैं प्रश्न। ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये जो मंजूषा ऊपर दी गई है ना, हेल्प बॉक्स, सहायता वाला जो बॉक्स दिया गया, इसको हटा करके अब इसको करने का प्रयास करें। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, आप लोग करेंगे खुद ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे आप लोग, तैयारी में कोई भी दिक्कत वो नहीं होनी चाहिए। भारत देशः इति कथ्यते, खुद बनेंगे, मंजूषा को नहीं देखेंगे, मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूँ। यहाँ भी इसको खुद भरेंगे। बालेभ्यः रोचते, ठीक है, अपने मन से कुछ भी लिखिए, क्या उनको रुचिकर लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, ये भी आपको खुद ही करना है। इसको भी मिलान कर लीजिए, चतुर्थी विभक्ति के हैं सारे, ठीक है, सारे चतुर्थी के हैं, इनको इससे ऐसे इस तरीके से मिलान कर लेंगे। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, अच्छे से इसको करिएगा दोस्तों। यहां आपको क्या करना है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है ना, तृतीया विभक्ति का, और वचन वगैरह आपको खुद देखने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ देखेंगे बालकाः और बालिका शब्द में तृतीया लगानी है। क्यों तृतीया लग रही, क्योंकि यहाँ सह है, हमने अभी पढ़ा सह के साथ तृतीया का प्रयोग होना ही होना चाहिए। तडागः विभाति, अहम अपि खेलामि, अश्वाः सह धावन्ति, सह के योग में तृतीया। मृगाः सह चरन्ति, देखिए चरन्ति है, ध्यान रखना, मृगाः चरन्ति, चरन्ति है, बहुवचन है, ध्यान रखना। धावंती में भी बहुवचन है, ठीक है, पठंती ऊपर वहां भी बहुवचन है। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि क्या आना चाहिए, है ना, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब ये बढ़िया सा एक चक्र दिया गया है, इसमें प्रश्नोत्तर हैं, इसमें प्रश्नोत्तर हैं। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि, इस तरीके से यहां पर है। तो इन शब्दों से उचित वाक्यों की रचना करिए। तो मैं एक वाक्य बना देता हूं जो कि अभ्यास का नीचे बनाया गया है। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, मित्र में तृतीया है क्योंकि सह की वजह से यहां तृतीया लग जाएगी। मित्रेण सह क्रीडति, रहीमः द्विचक्रिका में तृतीया लगा के इसको बनाएंगे। ऐसे करके इन 10 वाक्यों का आप यहाँ पर उपयोग करके 10 कितने हैं, 8 वाक्य दिए गए, तो बनाइए। इसके अलावा भी और भी यहाँ पर आप इन सब पे अभ्यास कर सकते हैं, तृतीया विभक्ति जोड़ करके तृतीया आपकी पक्की हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। मैंने ये ब्लैंक पेज इसीलिए रखा था, यहाँ पर वाक्य बनाए जा सकें, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो आप ये लोग कर लेंगे, आपके लिए मुझे लग रहा है होमवर्क के रूप में कुछ तो होना चाहिए तैयारी करने के लिए। दोस्तों आगे क्या दिया गया है, आगे दिया है इसमें से 2 विकल्पों में से एक का चयन करना है। ये 2 विकल्प दिए गए, एक का चयन करना है। धनिकः धनम ददाति, निर्धनम ददाति अथवा निर्धनाय, देखो ददाति आ गया, ध्यान रखिएगा ददाति है। और आगे है इसमें विद्यालयं गच्छति, बालः विद्यालयं गच्छति, पठनाय या पठनेन, इसमें भी करिएगा। सज्जनाः जीवन्ति परोपकारं परोपकाराय, इसमें भी करिएगा। प्रधानाचार्यः पारितोषिकं यच्छति, है ना, छात्राणाम या छात्रेभ्यः, इनमें से नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है उसके हिसाब से यहाँ भी करेंगे, ठीक है। हम कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम में आई हुई हैं,
तो ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा और आज मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, अंतर विषयी शिक्षण, अंतर विषयी शिक्षण, अंतर विषयी शिक्षण का प्रयोग कक्षा में कैसे करेंगे। अंतर विषयी शिक्षण, ये केवीएस है, इसके लिए ऐसे प्रश्न बड़े कॉमन हैं। ये अंतर विषयी शिक्षण, शिक्षण का प्रयोग कक्षा में कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए ये इंटरव्यू के लिए प्रश्न है ना। केवीएस इंटरव्यू पर्पज से है, इसका लिखित परीक्षा में संभव हो सकता है पेडागोजी में ये इसके लिए कोई प्रश्न आ जाए। अंतर विषयी शिक्षण, जहां आप रोल ऑफ स्टूडेंट या रोल ऑफ लर्नर पढ़ेंगे, अधिगम वाला जो यूनिट है उसमें आप ये सब चीजें इनको देख सकते हैं। तो अंतर विषयी शिक्षण के विषय में आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, अंतर विषयी शिक्षण है क्या। तो दोस्तों ठीक है, आज की जो क्लास है हम समझते हैं बहुत अच्छा, तृतीया और चतुर्थी का हमने बहुत अच्छा समझा, नए जो शब्द आए उनके शब्द रूप। ठीक है, आज का मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं और एक टारगेट मैं तैयारी, जब आप संस्कृत की तैयारी बिल्कुल निर्भर होकर कर रहे हैं तो मैं आपको कैसे, मैं अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, उस हिसाब से अपने ये प्लानिंग आपको बता रहा हूं। आज का आपका जो टारगेट है, इनके अलावा जो हम कर रहे हैं उसके अलावा मैं टारगेट आपको बता रहा हूं। आप बालक शब्द याद कर चुके होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं किया तो दोस्तों इस बालक शब्द को जल्दी से याद कर लीजिए। और कवि शब्द, आज के लिए आपका टारगेट है कवि शब्द को याद करिए। कवि शब्द को एकदम से शब्द रूप जबान पर होने चाहिए। अगर आप लोग निसंकोच निसंदेह होकर के मुझे बिना देके आप अपनी ऑडियो वीडियो टेलीग्राम में भेज सकें, बिना देके सुनाते हुए, तो बड़ी खुशी होगी मुझे। ठीक है, या फिर मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी आप भेज सकते हैं कि हाँ सर हमें याद हो गया, इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर ऐसा करते हैं। ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी, बिना देखे। आपके उच्चारण पे भी मैं देख लूंगा आपने सही उच्चारण किया है या नहीं। आपकी जो इच्छा हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक कवि शब्द और बालक शब्द तैयार हो जाने चाहिए आपको। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है, क्योंकि अपनी तैयारी के हिसाब से मैं इस परीक्षा को देख रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, एकदम से इस परीक्षा में हमें कोई भी एकदम से कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है केवी ने हमको, केवीएस ने। हम इसमें अपने आप को साबित कर सकते हैं यहाँ पर आने के लिए। बहुत अच्छी जॉब है, आप जानते ही हैं, सेंट्रल है ना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पैरेलल बहुत सारी इस समय वैकेंसीज हैं जिनके पेपर भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या है केवी की जॉब के लिए क्या क्या चीजें होती हैं जो और सारी जॉब से ये भिन्न क्यों है, इस सब चीजों के लिए करेंगे। फिलहाल हमने पार्ट पूरा कर लिया है और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अभ्यास करिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।